चलिए देखते हैं बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन 2023। ठीक है, ये बिहार एसएससी वाला जो है इसका हम लोग इसका सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 15 तक देखेंगे। पहला सेट नंबर आज देखेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर है, ये रोशन आनंद सर का है, जो ज्ञान बिंदु है उनका है, रोशन आनंद सर का है और बिट्टू झा के दोनों का बुक है। कौन है, यूट्यूब पर है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, उन्हीं का ये बुक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, इसमें है यानी मक्का की पत्तियां, क्या है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? किसका सूचक है? जिंक का है। किसका सूचक है? जिंक का। चलिए इसके विस्तार से देख लेते हैं इसको। मक्का की पत्तियों का शीर्ष भाग का सफेद होना जिंक की कमी का सूचक है। अब फसलों में तत्वों की कमी से होने वाला रोग को जानते हैं। धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। नींबू में मॉलिबेडेनम की कमी से येलो स्पॉट डिसऑर्डर होता है। चुकंदर में बोरॉन की कमी से हार्ट रूट रोग होता है। फूल गोभी में बोरॉन की कमी से ब्राउनिंग रोग तथा नाइट्रोजन की कमी से ब्यूटनिंग रोग होता है। ठीक है, अब पौधों में मटर में मैग्नीज की कमी से मार्स स्पॉट रोग होता है। पौधों में तांबा यानी तांबा की कमी से इक्जैंथीमा नमक रोग होता है। इक्जैंथीमा रोग पेड़ में फल धारण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इक्जैंथीमा जो रोग है वो पेड़ में क्या करता है? फल को धारण करने में क्षमता को प्रभावित करता है। नोट में है पौधों में कम व छोटी पत्तियों का होना बटनिंग कहलाता है। यानी पौधों में कम व छोटी पत्तियों का होना बटनिंग कहलाता है। अब मार्स स्पॉट रोग फलियों में बीज की गुणवत्ता को कम करता है। यानी मार्स स्पॉट रोग फलियों में बीजों के गुणवत्ता को क्या करता है? कम करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था आधारित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक प्रकार की विशेष अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था एवं पूंजी अर्थव्यवस्था दोनों ही विशेषताएं विद्यमान होती है। इसमें राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों की होती है और बाकी आर्थिक गतिविधियां को बाजार के निजी समूहों के लिए छोड़ दिया जाता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को बाजारी शक्तियां अर्थात मांग और पूर्ति की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर छोड़ दिया जाता है, परंतु इसमें सरकार एवं एक विनियामक के रूप में अपना अनुकूलतम नियंत्रण भी बनाए रखती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्माण, सामाजिक कल्याण एवं अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की औपचारिक घोषणा फ्रांस द्वारा वर्ष 1944 से 45 में की गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं जानते हैं। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, आर्थिक नियोजन, सरकार की नियामक के रूप में भूमिका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे का तर्क जानते हैं। राज्य सरकार के पास पूंजी एवं संसाधनों का अभाव था। निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध पूंजी, तकनीक एवं प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाने हेतु
हेतु आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने हेतु। अब नागरिक तथा गुणवत्ता युक्त आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु। गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्याओं को समाधान हेतु। खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी वैसी अर्थव्यवस्था जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होती है। वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। अब बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी वैसी अर्थव्यवस्थाएं जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, अर्थात ये अर्थव्यवस्थाएं विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होती है। अब नोट है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करें। यानी टाइम पीरियड बराबर होता है 1/n होता है। यानी ये 50 है तो 1/50 तो कितना हो जाएगा 0.2 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है अगला रीजनिंग है, चौथा का आंसर डी होगा। पांचवा का आंसर जो दर्पण है, पांचवा का आंसर होगा ए। ठीक है, ये मिरर पर होगा। अब लेबनान की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? बेरूत। अब नेपिताव जो है म्यांमार की राजधानी है। हनोई जो राजधानी है वियतनाम का है। बेरूत हो गया लेबनान का। हवाना जो है, हवाना किसका राजधानी है? क्यूबा की राजधानी हवाना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया था? किसके है? मालदीव के लिए चलाया गया था। अब मालदीव के तख्ता पलट के चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस वर्ष 1988 में मालदीव में भारतीय सशस्त्र बलों का एक सफल मिशन था। ठीक है, अगला देखते हैं। तूफान एवं चक्रवात नामकरण किसने दिया है? ठीक है, ये है, इसमें आंसर होगा आपका ए, यानी निवार जो था, निवार कौन होगा? ईरान ने दिया था। अब है निसर्ग जो था बांग्लादेश ने दिया था। अब है अम्फान जो कि थाईलैंड ने दिया था। गुलाब किसने दिया था? पाकिस्तान ने दिया था। गुलाब को पाकिस्तान ने नाम दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब है 2 साल, ये मैथ का क्वेश्चन है। 2 साल आगे देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। मैथ और रीजनिंग, इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 32 त्रिभुज है। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? कौन सा है? लाउड स्पीकर को विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में मैंने बदला जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अब उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कौन है? छत्तीसगढ़। इसका यह जैसे मित्र पर गमछादार फार्मूला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन कौन है। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व के क्रम ये राज्य है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है।
जीरो डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे इक्वेटर कहते हैं। अब कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या विषुवत रेखा पर रेखा सहित 179 है, यानी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? 179 है। प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितना किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी को पूर्व पश्चिम 2 बराबर भागों में बांटने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर प्रधान या मध्या रेखा ग्रीनविच माध्य कहते हैं, यानी जीएमटी कहते हैं। अब देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना है? 360 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। देशांतर की सहायता से ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जा सकता है। भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यानी भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर यानी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो रीजनिंग है। इसका अगला क्वेश्चन है, यदि 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु बिंब को अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र C तथा फोकस दूरी F के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से परे बनेगा। यानी यदि किसी वस्तु यानी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से परे बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बनेगा। क्यों बनेगा? देख लेते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित आकार के बारे में जानते हैं। अब वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में देखते हैं। अनंत पर, यानी वस्तु की स्थिति कहाँ हो? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा? अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक या उल्टा बनेगी। वक्रता केंद्र से परे। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? फोकस तथा वक्रता केंद्र से के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक या उल्टा होगा। वक्रता केंद्र पर देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कैसे? वक्रता केंद्र पर होगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? समान आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे? वास्तविक या उल्टा होगा। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच के। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? वक्रता केंद्र से परे होगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक या उल्टा होगा। फोकस पर, फोकस पर अगर देखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? अनंत पर होगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक या उल्टा होगी। ध्रुव तथा फोकस के बीच देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। अब है वो था अवतल, ये था आपको अवतल दर्पण। अब देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, अपेक्षित आकार। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति देखेंगे। अनंत पर अगर प्रतिबिंब की स्थिति हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? फोकस पर, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसे? अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का समान का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा होगा। अब अनंत तथा दर्पण ध्रुव के बीच के जानते हैं। ध्रुव तथा फोकस के बीच के दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा? छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? कौन होता है?
गृह मंत्री होता है। ठीक है, यानी राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है? गृह मंत्री होता है। जिलाधीश गृह मंत्रालय का सचिव और पुलिस महानिदेशक के प्रशासक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले को रीजनिंग है, उसके बाद मैथ है, उसके बाद आगे 18 नंबर क्वेश्चन है। अनजान साक्षी, अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? किसका है? के अब्दुल गफ्फार का। किसका है? के अब्दुल गफ्फार की है। अब प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार के आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन क्रिकेटर एम एस धोनी ने जनवरी 2023 में किया था। पुस्तक की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार टी सफी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दबाव का संबंध पास्कल से होता है। दबाव का संबंध पास्कल से होता है और विद्युत का संबंध वाट से है। तो वैसे ही जैसे ऊष्मा का संबंध किससे होगा? जूल से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूगल्ट्रम किसकी मुद्रा है? किसकी मुद्रा है न्यूगल्ट्रम? भूटान की है। न्यूगल्ट्रम किसकी मुद्रा है? भूटान की। अब 21 नंबर क्वेश्चन है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? किसके करती है? स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और इन शब्दों में अक्षरों की संख्या, व्यंजन की व्याख्या और स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकें, संग्रहालय। जिस तरह पुस्तकालय है तो पुस्तकें हैं, संग्रहालय है तो क्या होगा? कलाकृतियाँ होगी। अब दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे? RRR को चुना गया है। ठीक है, अब निम्न में से किस विकल्प के अंक जोड़े की तरह ही आपस में संबंधित है? ठीक है, ये 53:489 है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है? किसका है? रेड बायोटेक्नोलॉजी। किसका संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है? रेड बायोटेक्नोलॉजी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। रेड बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की इस शाखा का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग जीन में फेरबदल कर आनुवांशिक उपचार आदि में किया जाता है। अब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की इस शाखा का प्रयोग कृषि, पौधों एवं वनस्पति के क्षेत्र में किया जाता है। इसे सामान्यतः पादप जैव प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ट्रांसजेनिक पौधे या फसलों का विकास है। अब बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की इस शाखा का प्रयोग हानिकारक कीटों के नियंत्रण करने तथा खाद्य उत्पादक वाइन, बियर, पनीर आदि के किण्वन में किया जाता है। अब ग्रे बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की इस शाखा का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण में किया जाता है। जैसे जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निम्नीकरण आदि है। जैव प्रौद्योगिकी की अन्य शाखाएं जानते हैं। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इस शाखा का प्रयोग औद्योगिक उत्पादन एवं प्रक्रियाओं में किया जाता है। जैसे औद्योगिक उत्पादन का नई तकनीकों के प्रयोग से कम कीमत पर उत्पादन करना। अब ब्लैक या डार्क बायोटेक्नोलॉजी इस शाखा का प्रयोग जैविक हथियारों के विकास में किया जाता है, जिसमें हानिकारक सूक्ष्म जीवों टॉक्सिन्स का प्रयोग कर
मानव मवेशियों और फलों में रोगों का उत्पादन किया जाता है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, यह समुद्री और अन्य जलीय पौधों से संबंधित है। मत्स्य पालन, समुद्री प्राकृतिक उत्पादों, समुद्री पारिस्थितिकियों, जैव समुद्री विज्ञान आदि को बढ़ावा देने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत तथा चीन के बीच का सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? मैकमोहन रेखा है। चलिए इसके बारे में सब जानते हैं। भारत तथा चीन के बीच कौन रेखा है? मैकमोहन रेखा है। भारत चीन सीमा 3488 किलोमीटर एक प्राकृतिक सीमा है। भारत चीन सीमा को भारत के पांच राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करता है। सीमा रेखा संबंधी देश के बारे में देख लेते हैं। अब डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान 1947 के तहत सीमा साझा करता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन 1914 के तहत सीमा साझा करता है। 29वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के साथ समानांतर सीमा साझा करता है। हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के साथ सीमा साझा करता है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस के तहत सीमा साझा करता है। और ओडर नीसे रेखा पोलैंड जर्मनी के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? कौन है? संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार है। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब मौलिक अधिकार की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करती है। समान अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अब मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस हेतु इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है कि ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकारें भी इसका उल्लंघन न करें। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार, पहला समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन है? कौन है? कजाकिस्तान था। ठीक है, अब दिए गए, अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? कौन है? चीन है। कागजी मुद्रा सबसे पहले जारी कौन किया था? चीन ने किया था। अब यानी पुस्तक मुद्रित करने वाला तथा सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश भी कौन है? चीन ही है। चलिए ये सब मैथ है और रीजनिंग है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर भी क्या है? हाँ ये सही है। ये है, किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? कब किया गया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब महात्मा गांधी द्वारा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम के दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी दांडी मार्च की शुरुआत? 12 मार्च 1930 को। लगभग 24 दिनों बाद या 6 अप्रैल 1930 तक दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन गठन 1927 में भारत आया था। इससे व्हाइट मैन कमीशन का भी कहा जाता है। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था।
कांग्रेस द्वारा 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में हुआ था, जिससे महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। अब कौन सा कथन असत्य है? यानी संसद का पहला घंटा शून्यकाल से शुरू होता नहीं, ये क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन गलत है। ठीक है, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, हाँ सही है। संविधान में हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यवाही का भाषा घोषित किया जाता है, हाँ सही है। कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, हाँ सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैथ है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के जयंती जन्मदिन पर मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 12 अगस्त को विश्व युद्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल, सीड ट्रेसोबिलिटी अथॉरिटी एंड होलिस्टिक इन्वेस्ट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उपयोग बीज उत्पादन, गुणवत्ता, बीज पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों को समाधान करने के लिए किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुबह, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? कौन नहीं है? ए है कौन? कॉल मुद्रा मांग मुद्रा बाजार है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यानी कॉल मुद्रा, मांग मुद्रा, बाजार या मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है। अन्य तीनों विकल्प मुद्रा बाजार पर उप बाजार हैं। कॉल मनी लघु अवधि का मुद्रा व्यवस्था है जो एक दिन में 14 दिन तक की होती है। कॉल मुद्रा, मांग मुद्रा का उपयोग बैंक के आपसी लेन देन में होता है। बाजार के तत्व, पहला क्षेत्र एक वस्तु क्रेता एवं विक्रेता, एक मूल्य स्वतंत्र तथा पूर्व प्रतियोगिता और सूचना का आसानी से उपलब्ध होना। बाजार का वर्गीकरण, क्षेत्र, समय, विशिष्टीकरण बिक्री की मात्रा तथा प्रतियोगिता के आधार पर किया जाता है। क्षेत्र के दृष्टिकोण से बाजार 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्थानीय बाजार, प्रांतीय और क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार होते हैं। समय के अनुसार बाजार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालिक बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार होता है। अब विशिष्टीकरण के आधार पर बाजार 3 प्रकार के होते हैं। विशिष्ट बाजार, मिश्रित बाजार और नमूने का बाजार होता है। बिक्री की मात्रा के अनुसार बाजार 2 प्रकार के होते हैं, फुटकर बाजार और थोक बाजार। प्रतियोगिता के आधार पर पहला पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, किससे की जाती है? केशरुक दंड द्वारा यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। केशरुक दंड मनुष्य को खड़े होने, सर के सीधे रखने तथा गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करती है। गर्दन में 7 गो केशरुकी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला मैथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है विश्व बैंक में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? कौन सा स्थान था 2023 में? 38वां स्थान था। ठीक है, 139 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? 38वां है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूदा एक मात्रा अधातु है। किसका मात्रा धातु है? हाइड्रोजन का। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एक मात्र अधातु है। डाबे राइनर के त्रिक नियम। सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत करने का श्रेय डोबराइनर को जाता है। डाबे राइनर ने तीन तत्वों के समूह को त्रिक कहा, जिसे डोबराइनर के त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। अब इसने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान तीनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा है कैल्शियम, स्कांडियम, बेलेनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत। सन 1865 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया है। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व परमाणु गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। अब उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसीलिए उन्हें इसे अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। अब इसी में देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। अब इसके सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। अब इसके समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। इसके समय तक अक्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हो पाया था और इसके आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादापूर्ण है। अब इस आवर्त सारणी में गैलियम को एका, एल्युमिनियम तथा जर्मेनियम को एका सिलिकॉन कहा गया है। अब कोबाल्ट और निकेल के स्थान भी उचित क्रम में नहीं है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कोबाल्ट परमाणु द्रव्यमान 58.9 को निकेल परमाणु द्रव्यमान 58.6 के पहले रखा गया है। अब आधुनिक आवर्त नियम जानते हैं। मोसले 1913 ईस्वी में दर्शाया गया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन किया गया। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। यह इस प्रकार है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म इसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनमें आवर्त कहा जाता है तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह या वर्ग कहा जाता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु के अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होते हैं। पहले आवर्त का प्रथम सदस्य केवल हाइड्रोजन है। इस आवर्त सारणी में 118 से अधिक तत्व खोजे जा चुके हैं। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, जबकि सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्रेंसियम है। अब तत्वों के आवर्ती गुण का नाम। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है और आवर्त में बाईं ओर से घटता है। अब आनन विभव घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता घटती है, बाईं ओर से दाईं जाने पर बढ़ती है। संयोजकता क्या होती है? समान होती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। चौथा आवर्त पोटेशियम से आरंभ होकर क्रिप्टॉन पर समाप्त होता है। शून्य वर्ग में अक्रिय तत्व क्रिप्टॉन चौथे आवर्त का 18वां तत्व है। अब पांचवा आवर्त रूबिडियम से आरंभ होता है और जिनॉन
जेनॉन पर समाप्त होता है। इस आवर्त का 18वां तत्व जेनॉन है, जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व आयोडीन तथा अगले आवर्त में प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम को पृथक करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? कौन नहीं है? जनसंख्या वृद्धि है। क्यों नहीं है? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। रोजगार उत्पन्न करना, औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता आर्थिक नियोजन का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि नहीं है। अब आर्थिक नियोजन एक व्यक्ति या संगठन के आर्थिक संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करने की प्रक्रिया है। भारतीय आर्थिक नियोजन के मूल लक्ष्य निम्नलिखित हैं। जैसे रोजगार स्तर में वृद्धि। भारतीय आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रोजगार स्तर में वृद्धि करके देश के उपलब्ध मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। अब है आत्मनिर्भरता। आर्थिक नियोजन के माध्यम से भारत का लक्ष्य निर्यात बढ़ाने के साथ साथ प्रमुख वस्तुओं में आत्मनिर्भरता होना है। अब है आर्थिक स्थिरता। भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य स्थिर बाजार स्थितियों के साथ साथ भारत की आर्थिक वृद्धि भी है। अब है 56 नंबर क्वेश्चन देख। अब है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। ठीक है, सूची फर्स्ट पार्टी है, दूसरा स्थापना वर्ष है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम। स्वराज पार्टी कौन हो जाएगा? 1923 में स्थापना हुआ था। दूसरा है कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में हुआ था। तीसरा है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। अब नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं, आगे मैथ है। अब अगला है क्वेश्चन, हरितगृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन नहीं है? सी नंबर क्वेश्चन जो अथी है वो गलत है। यानी हरितगृह गैस का ज़्यादा उत्सर्जन प्राकृतिक प्रक्रम है, जो कि सही नहीं है। जो कि सही है, पृथ्वी पर जीवन हरितगृह प्रभाव के कारण ही संभव है। हरितगृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। हरितगृह गैस का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। हरितगृह प्रभाव की खोज फ्यूरियर ने किया था। हरितगृह प्रभाव खोज किसने किया था? फ्यूरियर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पृथ्वी को गर्म करने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हरितगृह गैस CO2 है। कौन है? CO2 है। सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर, यह है व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। अब ज्ञान चतुर्वेदी यानी प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 के व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर चतुर्वेदी को पागल खान को प्रतिष्ठित लेखक प्रोफेसर रामजी तिवारी के नेतृत्व में चयन समिति द्वारा प्रतिष्ठित व्यवसाय सम्मान से के लिए चुना गया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था। अब बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन।
अब 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? अब 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, इस संशोधन में प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता संरक्षक को यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के क जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्यों को सूची का समावेशन किया गया है। ठीक है, भारत के मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से अपनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सा पहल की गई है? यानी वित्तीय समावेशन कौन किया गया है? इनमें से सभी हो, जैसे ऋण परामर्शन सेवा केंद्र का विस्तार किया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किया, प्रधानमंत्री जनधन आयोग के लिए किया गया है। वित्तीय समावेश, ठीक है, वित्तीय समावेशन के लिए इन्हें सभी पहल किए गए। जैसे वित्तीय समावेशन का अर्थ है बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं को अर्थव्यवस्थाओं के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना। वित्तीय समावेशन को हमारे देश में प्रायः बैंक खातों तक पहुंच के रूप में देखा जाता है, जबकि इसमें बैंकिंग के अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे पेंशन, बीमा, पूंजी बाजार के उत्पादन और सेवाओं से वंचित लोगों को उनकी परिधि में लाना शामिल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में की गई पहल, स्मार्ट कार्ड का विस्तार, माइक्रो फाइनेंस का विस्तार, स्वाभिमान योजना है, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा है, नए वित्तीय उत्पादों का सृजन है, मोबाइल फोन बैंकिंग जैसी प्रौद्योगिकी का विस्तार है। नीतिगत पहल के रूप में वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ऋण परामर्श सेवा केंद्र को विस्तार करना है। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना है, गैर सरकारी संगठनों का उपयोग व स्वयं सहायता समूह SHG का गठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम है टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये जो कि रीजनिंग है उससे अगला देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, उस शब्द का चयन करो जो भिन्न है। इन सब में भिन्न कौन है? मनोचिकित्सा है। ठीक है, और जो ये कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट, ये सब क्या तीनों एक है, लेकिन मनोचिकित्सा अलग है। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन धमनी से संबंधित है? कौन संबंधित है? यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होता है। कौन? धमनी। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित है, धमनी से संबंधित नहीं है, यह शिरा से संबंधित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं शिरा और धमनी में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर। धमनी, शिरा, ये धमनी जो होता है रुधिर को अंगों की ओर ले जाता है, शिरा जो है रुधिर को अंगों के हृदय में ले जाती है, में लाती है। धमनी लाल रंग की होती है, धमनी जो होती है लाल रंग की होती है। शिरा जो होता है यह गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग की होती है। धमनी जो होती है इसका कपाट नहीं पाया जाता, धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है, शिरा में कपाट पाए जाते हैं। धमनी के शरीर में गहराई में स्थित होती है, धमनी शरीर के गहराई में स्थित होती है और शिरा शरीर के ऊपरी सतह में स्थित होता है। धमनी जो होता है दीवारों मोटी तथा इससे पेशियाँ होती है, और शिरा जो होता है शिरा की दीवारें पतली तथा लचीली होती है। अब धमनी का आंतरिक गुहा संकरी होती है। शिरा जो होता है इसका आंतरिक गुहा अपेक्षाकृत चौड़ी होती है।
धमनी खाली होने पर चिपकती नहीं है। सीरा खाली होने पर चिपक जाती है। पाल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियां में ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। सीरा में पुल्मोनरी सीरा को छोड़कर सभी सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। अब पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम। पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है। और मुंबई में का मुख्यालय किसका है? पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय मुंबई में है और दक्षिणी नौसेना का मुख्यालय कोचिंग में है। ठीक है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। इसमें कौन भिन्न है? दस्त है। क्या है? दस्त जो है इसमें भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में है? 213 यानी 213 है। ठीक है, 213। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अब राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उपबंध संविधान का अनुच्छेद 213 यानी 213 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने से 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं होने पर लागू नहीं रहता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रसाद पद धारण करता है। अब अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल हैं। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 161 क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 163 है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देना है। अनुच्छेद 167 कहता है मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के सूचना प्रदान करने का कर्तव्य है। अब अनुच्छेद 200 कहता है विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित करना है। अनुच्छेद 233 कहता है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। इसमें से कौन भिन्न है? पारिस्थितिकी तंत्र अलग जो है ये अलग है। वहीं त्वचा विज्ञान, नेत्र विज्ञान और मायोलॉजी तीनों सेम है, लेकिन पारिस्थितिकी क्या है? अलग है। अब है 78 क्वेश्चन है, भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना किसने किया था? किसने किया है? नरसिंह मेहता ने किया। किसने किया है? नरसिंह मेहता ने। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच है। डोकलाम जो विवाद है, यह विवाद 18 जून 2017 को शुरू हुआ था, जब लगभग 270 से 300 भारतीय सैनिक बुलडोजर्स के साथ भारत चीन सीमा को पार करके चीन के सड़क निर्माण को रोक दिया था। ये भारत का यह कहना था कि यह जगह भूटान और चीन के बीच विवादित है, इसीलिए यहाँ सड़क नहीं बन सकता है। अब इससे दोनों देशों के बीच एक सैन्य गतिरोध शुरू हो गए थे। डोकलाम पठार भारत चीन भूटान के बीच ट्राई जंक्शन बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब हाइड्रोक्लोरिक HCl में लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस निकलती है। ठीक है, यानी जब हाइड्रोजन क्लोराइड को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, चलिए, यानी धातु क्षार के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। हाइड्रा अम्ल जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है हाइड्रा अम्ल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? कहाँ पे है? बिहार में है। उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। ये मैथ का हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? किसने शुरू की है?
झारखंड ने शुरू किया है। ठीक है, यानी झारखंड सरकार ने रांची और 6 अन्य देशों में केंद्र से एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। इस कदम से विभिन्न राज्यों में स्थित उच्च चिकित्सा केंद्रों को जोड़कर गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी। एयर एम्बुलेंस सभी को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर मैथ है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर कह रहा है, भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीन है? किसके अधीन है? विधायिका के अधीन है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अब भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका विधायिका के अधीन है। भारतीय संविधान की व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। अनुच्छेद 74 से 75 में सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अब वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, क्योंकि अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता से एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री से निहित होती है और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्च न्यायालय तथा भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। अब संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद में आयोग का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन संबंधी सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? NH2 को NH2 यानी NH2CO NH2 यानी यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2 को NH2। ठीक है, जो कि पहला बार ये बनाया गया था यूरिया को। यानी प्रारंभ में ऐसी धारणा थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इस मान्यता को मजबूती बर्जिलियस के जीवन शक्ति का सिद्धांत से मिला है। इस धारणा का अंत बोहल ने प्रयोगशाला में यूरिया कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण अमोनिया साइनेट को गर्म करके किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसी में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? किसने ली है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। अब हृदयाघात के लक्षण, चलिए आगे इसके बारे में जान लेते हैं। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का संचालन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। वर्ष 2022 के दिसंबर से प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में काम कर रहे थे। वह असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। हृदयाघात के लक्षण
है। हृदयघात के लक्षण क्या है? सीने में तेज दर्द होना, तेज पसीना आना, बाह में दर्द के साथ झनझनाहट आना, ये सब क्या है? हृदयघात के लक्षण है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। हृदयघात के लक्षण, ठीक है। हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है जो दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है तथा थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह एक दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियस से घिरा रहता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिनमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं जिन्हें अलिंद कहते हैं तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें निलय कहते हैं। सामान्य मनुष्य में हृदय का वजन लगभग 30 ग्राम होता है। यह प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। एक वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप लगभग 120 से 80 होता है। यह रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम की आवश्यकता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg तथा अंकुचन दाब, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg के अंतर को नाड़ी दाब प्लस प्रेशर 40 mmHg कहते हैं। हृदय लगभग 5 लीटर रक्त प्रतिदिन पंप करता है। अब रूमेटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन के मदद से किया जाता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रकार का चिकित्सकीय परीक्षण है जो हृदय की गति को दर्शाता है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जो हृदयघात से बचाता है। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध हृदयघात से है। अब नोट है, हृदय को रक्त की सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी धमनियां कहते हैं। ठीक है, आगे। अब पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? कहाँ पे किया गया है? भोपाल में किया गया है। यानी सड़क हादसे में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को काबू पाने के लिए भोपाल में 29 मई से 3 दिवसीय पहल विजन जीरो समिट आयोजित हुआ है, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है। अब अगला क्वेश्चन है, ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कल्लर भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्लर भूमि। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हो कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। पर्वतों या पहाड़ियों से घिरे बेसिन में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। अब पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही पलायन कहलाती है। अब पलायन में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर पलायन में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। अब पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग में भाग के अपर्दन मुख्य सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मालवा युक्त चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। पवनों के एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ के अपवाहन में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अगला है, मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानों पवनों अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाता है और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनकी आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पूर्व योजना आयोग कब का आयोग अब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नीति आयोग कहलाता है। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? नीति आयोग कहलाता है। ठीक है, चलिए नीति आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान योजना आयोग के समाप्त करने की घोषणा की गई थी। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक अथवा संविधानोत्तर निकाय है, साथ ही गैर वैधानिक निकाय है। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण की शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है। अब प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह मूल रूप से मिथिलांचल की लोक चित्रकला शैली है। इसे चित्र शैली के 2 रूप हैं। पहला है भित्ति चित्र, दूसरा है अरिपन। इस चित्र शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र को दिया जाता है। राज्य चित्रकला है। उत्तर प्रदेश कौन है? चिकनकारी चौकापूर्ण है। दूसरा राजस्थान को मंडाना लघु है। मध्य प्रदेश में बाघ और गोंड है। झारखंड है जादव पटिया है। आंध्र प्रदेश क्या है? कलमकारी है। बिहार क्या है? मंजूषा पटना कलम और मधुबनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ORS की खोज किसने किया था? डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने किया था। ORS की खोज, ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है। क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का जन्म 12 नवंबर 1934 को पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनका 2022 में क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद 16 में है? कौन सा है? ए है, यानी संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं कितना? 312 है। अखिल भारतीय योजना कितना है? 312। और 323 क्या है? 323 के क्या कहता है? प्रशासनिक अधिकारी है। क्या है? प्रशासनिक अधिकारी 323 है। और वहीं भारत के निर्वाचन आयोग 324 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 109। द्वितीय विश्व युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण जो था द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के अन्य कारण था तानाशाहों का सत्ता संभालना, सशस्त्रीकरण की होड़, उग्र राष्ट्रवाद, प्रतिद्वंदी सुरक्षा गुटों का निर्माण। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। क्या कहता है? बारबोसा कहा जाता है। बारबोसा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। अभिवहन कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण कौन सा था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। ठीक है, यह द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण वर्साई की संधि को माना जाता है। किसको माना जाता है? वर्साई की संधि को माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अन्य कारण है तानाशाहों का सत्ता संभालना, सशस्त्रीकरण की होड़, उग्र राष्ट्रवाद, प्रतिद्वंदी सुरक्षा गुटों का निर्माण।
जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। और लंबवत वायु संचालन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचालन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अब महत्वपूर्ण अक्षांशीय क्षेत्रों में दैनिक मौसम के आने वाली विभिन्नताएं अभिवहन के कारण होती है। भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली लू अभिवहन का उदाहरण है। अभिवहन प्रक्रिया में ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक होता है। अब अणुओं द्वारा संपर्क विधि से ऊष्मा का चालन प्रक्रिया द्वारा होता है। संवहन विधि में अणुओं की गति द्वारा ऊष्मा का संचालन होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। बिना किसी माध्यम के ऊष्मा के संचालन की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश विकिरण विधि द्वारा ही पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण विन्यास को दर्शाता है। सबसे पहले होगा बीमारी, उसके बाद होगा निदान, उसके बाद होगा नुस्खा, उसके बाद होगा स्वास्थ्य लाभ, उसके बाद होगा फ्लो ऑफ अनुवर्ती। इनमें कौन आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूर्व से व्यापार करने का इजाज़तनामा हासिल किया था? किससे किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किया था। ठीक है, अब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व से व्यापार करने हेतु चार्टर अर्थ ने इजाज़तनामा हासिल किया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 2022 तक ब्रिटेन की महारानी रही। अब वायसराय हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन ऑफ ब्रेंग्रेजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। वर्तमान में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है। यह कहता है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार की संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? किसके अधीन रखा है? अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद के तहत रखा है। चलिए अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ लेते हैं। अब विभिन्न विवादों और निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार का अनिहित माना है। अनुच्छेद 21 परमाणु औद्योगिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ में विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में समस्त आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम है। अब विभिन्न विवादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। ठीक है, पहला है जीवन रक्षा का अधिकार, दूसरा है निजता का अधिकार, तीसरा है आश्रय का अधिकार, चौथा है स्वास्थ्य का अधिकार, पांचवा है सूचना का अधिकार, छठा है प्रतिष्ठा का अधिकार, सातवां निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में अनिहित अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में अनिहित अधिकार जैसे विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 20 में है अनिहित अधिकार जैसे अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है गोमुख कुंड जल कुंड बिहार में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? राजगीर में। गोमुख कुंड जल कुंड बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं।
बिहार में राजगीर में सर्वाधिक जलकुंड है। सतघरवा, सूर्यकुंड, गोमुख, नानक कुंड, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड आदि जलकुंड राजगीर में अवस्थित है। रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, पंचतर, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि, भरारी, लक्ष्मण स्वर कुंड आदि जलकुंड मुंगेर में अवस्थित है। लक्ष्मण कुंड के पानी का तापमान लगभग 62 डिग्री सेंटीग्रेड है। अग्निकुंड जलकुंड गया में स्थित है। राजगीर के ब्रह्मकुंड के जल का तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में देख लेते हैं। अब बिहार के प्रमुख जलप्रपात व स्थिति। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। सुखलदरी जलप्रपात बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। धुआंकुंड जलप्रपात रोहतास में है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सफ़ेद रंग का झंडा बिरसा मुंडा धरती आबा राज का प्रतीक था। बिरसा का जन्म मुंडा जनजाति में हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। मुंडा विद्रोह का उलगुलान महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। अब दीकू का अर्थ बाहरी लोग होते हैं। दीकू का अर्थ क्या होता है? बाहरी लोग होते हैं। ठीक है, चलिए यानी किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था? किसका था? सफ़ेद रंग का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 121 अब देखेंगे। 21 में कह रहा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण अब देख लेते हैं क्या क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन उदाहरण क्या होता है? दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आता है। अब आते हैं भौतिक उदाहरण। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। CO2 से सूखी बर्फ का बनना, मक्खन का खट्टा होना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, पानी का वाष्प बनना, लोहे पर जंग लगना, बर्फ का पानी में पिघलना, दूध से दही का बनना, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण करना, पदार्थों का किण्वन या लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 124 नंबर। निम्न में से कौन सा एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? कौन करता है? LAN करता है। कौन करता है? LAN। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। छोटे सिग्नल साइट को LAN संदर्भित करता है। LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है। LAN से जुड़े सभी कंप्यूटर एवं सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होनी चाहिए। LAN से जुड़े कंप्यूटरों की संख्या अलग अलग हो सकती है। LAN को किसी संचार उपकरणों द्वारा जोड़ा जाता है। PAN का पूर्ण रूप पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। PAN बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है, जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित एक या दो व्यक्तियों तक होती है, जैसे ब्लूटूथ, वायरलेस, यूट्यूब आदि है PAN सब होता है। अब WAN वाइड एरिया नेटवर्क होता है। WAN से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरणों एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। मैन जो होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात LAN किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यह LAN से बड़ा तथा WAN से छोटा नेटवर्क होता है। अब VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक प्रकार का नेटवर्क है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि
किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए सब देख लेते हैं दिवस के बारे में कुछ। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस 2023 का थीम क्या है? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां था। प्रथम स्थान फिनलैंड का है। अब प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस तिथि देखते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। आरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को मनाया जाता है। आरपीएफ का स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर 23 दिसंबर को। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? क्या होगा? अम्लीय प्रकृति की होगी। कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति की। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्ल के बारे में, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह को लाइकेन पौधों से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब उदासीन होता है तो यह बैंगनी रंग का होता है। अब मिथाइल ऑरेंज एवं फिनोप्थिलीन भी संश्लेषित सूचक है। आहेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक H+ और Cl- देता है। HNO3 H+ और NO3- देता है। CH3COOH H2O के में H+ और CH3COOH- देता है। अब अम्लों की प्रबलता को घटते क्रम। हाइड्रोक्लोरिक HNO3 H2SO4 और CH3COOH होता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब ब्रांस्टेड व लॉरी के अनुसार अम्ल वह अणु अथवा आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल भस्म एवं क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं।
अम्ल को तनु बनाते समय पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी को। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 को क्रमशः 3:1 के मिश्रण में मिलाने से बनता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है क्षार भस्म। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा क्षार कहलाते हैं। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार फिनोप्थलीन को गुलाबी कर देता है। इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, जैसे NaOH Na+ OH- देता है। जलीय विलयन और जलीय विलयन। अब लॉरी और ब्रॉन्स्टेड की आधुनिक संकल्पना के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, जैसे NH3 को जल में घोलने से यह H2O से प्रोटॉन H+ ले लेता है, अतः यह क्षारक है। NH3 + H2O NH4+ OH- होता है। अब अधिकांश क्षारक जल में अविलेय होते हैं और कुछ विलेय जल में विलेय क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इत्यादि है। अब किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटने का तात्पर्य है वह ऑक्सीकरण है तथा अपचयित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 130 नंबर क्वेश्चन है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 ईस्वी में। आज द्वितीय हो गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। ठीक है, और तृतीय हुआ था 1790 से 1792। चतुर्थ हुआ था 1799 से 1802 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु के हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के निर्माण के काम में लिया जाता है? किसको लिया जाता है? एल्युमिनियम को लिया जाता है। चलिए देखते हैं एल्युमिनियम से क्या क्या बनाया जाता है। एल्युमिनियम धातु से बनाई गई मिश्र धातु में हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों के निर्माण के काम में लिया जाता है। धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर इन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये तत्व धातु हैं। अब हाइड्रोजन और हीलियम की बाह्यतम कक्षा में भी क्रमशः 1, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी ये अधातु हैं। अब धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजित शेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित कर देते हैं। ये परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर अपने निकट नक्रिय गैस की भांति अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तांबा का सक्रिय धातु होने के कारण यह प्रकृति में मुक्त संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। यह IB वर्ग व चौथे आवर्त का संक्रमण तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 19 है। इसका क्वथनांक लगभग 2300 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह ऊष्मा व विद्युत का उच्चतम चालक है तथा प्रत्यन आघातवर्धनीय है। अब तांबे का उपयोग विद्युत उपकरणों व धातुओं, विद्युत तारों के निर्माण में, विद्युत लेपन व मुद्रण में, स्वर्ण में मिश्रण कर आभूषण बनाने में। लोहा एवं संक्रमण धातु है। यह 8वां वर्ग व चतुर्थ आवर्त का तत्व है। इसका परमाणु संख्या 24 है। यह एक सक्रिय धातु है, इसलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है।
यह मुख्य रूप से ऑक्साइड, कार्बोनेट व सल्फाइड यौगिक के रूप में पाया जाता है। रक्तताप लोहे पर जल वाष्प की अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4 तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब अम्लों से अभिक्रिया कर यह हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक से क्रिया करके फेरिक क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आदित्य L1 स्ट्रेटोसैट 2015 के बाद इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोलीय मिशन है। ठीक है, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 का नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया। आदित्य 1 का नाम आदित्य L1 कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब है अगला क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? कौन नहीं है? कार्य है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कार्य एक अवस्था फलन नहीं है। वे मूलभूत ऊष्मागतिकी गुण जो किसी निकाय की अवस्था को निर्धारित करते हैं उन्हें अवस्था फलन कहते हैं, जैसे दाब, आयतन, ताप, एंथैल्पी इत्यादि। वस्तु की उष्णता और शीतलता के माप को ताप कहते हैं। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। जिस तापमापी से हम अपनी शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिक थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह मापक्रम सेल्सियस स्कोर है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप ही माप सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री होता है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। अब प्रयोगशाला तापमापी का प्रास प्रायतः -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सेल्सियस स्केल के अभिकल्पना स्वीडन के खगोलशास्त्री एडर्स सेल्सियस ने 1742 में दिया था। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अब ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां चालन, संवहन तथा विकिरण। अब चालन के बारे में जानते हैं। कंडक्शन यानी वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोस में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में वस्तु के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। अब संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, संवहन कहलाती है। अब गैसों एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा ही होती है। जब द्रव्यों अथवा गैसों में एक स्थान का ताप दूसरे से अधिक हो जाता है तो वहाँ के अणु गति करके कम तापमान वाले स्थानों की ओर जाने लगते हैं। यह प्रक्रिया तब चलती रहती है जब तक संपूर्ण पदार्थ का तापमान एक समान न हो जाए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से गर्म होता है। अब विकिरण रेडिएशन के बारे में जानते हैं। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की वेग से सीधी रेखा में संचरित होती है।
अब विकिरण के ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। पृथ्वी तक सूर्य के ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचता है। वे पदार्थ जो अपने अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का संचालन कहते हैं। इसका उदाहरण एल्युमिनियम, आयरन तथा कॉपर है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो 37 हमने देख लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 39 भी हो गया है। 39 अब 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा है, इसलिए लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश जैसे नंस, दूसरा वंश जाति है कहलाता है। उदाहरण है मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है जिसमें वंश का नाम और जाति सैपियंस है। अब अरस्तु के अनुसार जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। अब है लैमार्क और ट्रेविरेनस के बारे में। जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोस लाइफ यानी बायोलॉजस का मतलब स्टडी ऑफ डिस्कर्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पहले 1801 ईस्वी में लैमार्क द्वारा फ्रांस और ट्रेविरेनस जर्मनी के नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था। थियोफ्रेस्टस के बारे में जानते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्हें हिस्टोरिया प्लेटेनियम नामक पुस्तक लिखी है। अब यह नोट है लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम सिस्टेमा नेचुरल क्लासेस प्लांटेरम एवं फिलासोफिया बाटेनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण का विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। अब अगला क्वेश्चन है सरहुल पर्व कौन मुख्यतः कौन मनाता है? उरांव जाति मनाते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सरहुल त्यौहार प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार को मुंडा जनजाति में बा और उरांव जनजाति में खद्दी कहते हैं। खड़िया समुदाय के लोग सरहुल त्यौहार को जकारे सोहराई के नाम से मनाते हैं। सरहुल त्यौहार में सखुआ वृक्ष के फूलों को पवित्र सरना पूजा स्थल में चढ़ाकर पहनाहन का प्रतीकात्मक विवाद होता है। मंडा कदलेटा कर्मा सोहराई देव उठान बहुरा पाटे सरना सेंद्रा आदि झारखंड के जनजातियों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। थारू जनजाति दिवाली पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं। मेदराम जतरा महोत्सव तेलंगाना मनाया जाता है। चेरी ब्लासम महोत्सव मेघालय मनाया जाता है। मारू महोत्सव गणगौर पर्व राजस्थान में मनाया जाता है। लोसांग नामसूंग त्यौहार सिक्किम मनाया जाता है। तुरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। अम्बुबाची असम मनाया जाता है। चापचर कुट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। अब किस वैज्ञानिक ने
सर्वप्रथम दक्षिण और उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। किसको किया है? अब्राहम आरेंटेलियस। कौन है? आरेटेलियस। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अब अटलांटिक महासागर की तटरेखा में मौजूद समिति के आधार पर वैज्ञानिकों द्वारा महाद्वीपों के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया गया है। एंटोनियो पेरेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाकर अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप को इकट्ठा दिखाया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। अब वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड के भाग थे। यह एक बड़े महासागर से घिरा था। वेगनर ने इस बड़े भूखंड को पैंजिया नाम दिया, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। वेगनर ने विशाल महासागर में पैंथलासा कहा, जिसका अर्थ होता है जल ही जल। वेगनर के अनुसार लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले इस महाद्वीप को पैंजिया में विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेंसिया और गोंडवानालैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। अब कालांतर में लॉरेंस और गोंडवानालैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, 46 नंबर भी रीजनिंग है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार नहीं है? कौन नहीं है? भी नहीं। अपना शिक्षण संस्थान बनाने के प्रतिबंध, ये अपने को नहीं है, नहीं तो सब है। यह जैसे कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यानी अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध मूल अधिकार में नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जो संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, जो निम्न है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में विधिक अधिकारी का रूप प्रदान किया गया तथा उसे अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया है। ठीक है, कानून के समानता, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 है। भाषण देने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक कहते हैं। लवक यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह कोशिका द्रव के चारों ओर बिखरे हो रहते हैं। ये आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा होते हैं। इसके अलावा ये भिन्न भिन्न आकार जैसे तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार आदि भी हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवर्णी लवक, दूसरा है वर्णी लवक और तीसरा हरित लवक है। अब अवर्णी लवक, यह एक रंगहीन लवक है जो पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़ एवं भूमिगत तनों में। यह स्टार्च कणिकाओं एवं तेल बिंदु को बनाने और संग्रहित करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। अर्थात ये अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट तथा एलियोप्लास्ट होता है। एमाइलोप्लास्ट यह मंड यानी स्टार्च का भंडार करता है। यह आलू, कंद, गेहूँ, चावल आदि में पाया जाता है।
एलियोप्लास्ट, यह वसा का संग्रह करता है। यह बीज के भ्रूण में पाया जाता है। इसको ओलियोसोम के रूप में भी जाना जाता है। अब एल्यूरोप्लास्ट, यह प्रोटीन का भंडारण करता है। यह फलियों के बीच के भ्रूणपोष में पाया जाता है। इसको प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। अब अति अवर्णी लवक, ये रंगहीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों में रंगीन भाग जैसे पुष्प में, फल, भीति, बीज आदि में पाए जाते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन लवक के कारण, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का विटामिन के कारण, मिर्च का लाल रंग तीखापन कैप्सेथिन के कारण, हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण, प्याज एवं सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, पपीता का पीला रंग कैरिकाजेंथिन के कारण, दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। अब हरित लवक, पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है, क्योंकि इसी में मौजूद वर्णक पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण, क्लोरोप्लास्ट का रंग क्लोरोफिल पर्णहरित के कारण तथा पर्णहरित क्लोरोफिल का रंग उसमें उपस्थित मैग्नीशियम धातु के कारण होता है। अब हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक में पर्णहरित के अलावा कैरोटीन एवं जैंथोफिल नामक वर्णक भी पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उनमें कैरोटीन का निर्माण होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक में भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेन में, जबकि प्रकाशहीन अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। अब सेल्यूलोज C6H10H5 के होलेन एक बहुलक है जो कई ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। यह पौधों में कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। मनुष्य सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।